नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। तो कैसे हैं सभी बच्चे, बताएंगे फटाफट से। ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं और सब ठीक चल रहा है। उम्मीद करता हूं शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग दीपक, सायरा, अजीत, प्रिंस, सदफ, नूरी, मनीष कुमार, राम 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 राम, अभिषेक आर्य, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से आप बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आपके पास तक साफ साफ पहुंच रही है? क्या ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। बैकलॉग क्लियर करो, बैकलॉग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बैकलॉग क्लियर नहीं करोगे तब तक आगे कैसे जाओगे। जलवा है सर का। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलो बातें शुरू करते हैं आज के लेक्चर की फटाफट से, समय खराब ना करते हुए। तो पहले हम करेंगे रिवीजन, और रिवीजन के बारे के बाद करेंगे हम अपनी ज़रूरी बातें, जैसा कि करते आए। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी अपने औपचारिक आवेश के बारे में। औपचारिक आवेश जैसे अंग्रेजी में आप फॉर्मल चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है जी। फॉर्मल चार्ज कैसे नहीं होता, क्या है? तो प्रत्येक परमाणु पर स्थित वह आवेश जो कि टेम्परेरी है, अस्थाई है और बंद बनाने के बाद उत्पन्न हो रहा है, उसी को आप कह रहे हैं फॉर्मल चार्ज। उसी को आप कह रहे हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है जी। चलो, यह परिस्थिति बदलने पर बदल जाता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी। मतलब इसका मतलब कि बंद बदलेंगे तो ये भी बदल जाएगा, परमानेंट नहीं है। कल आप बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा जी, कहाँ देख लिया कल? हमें आपने कल तो क्लास भी नहीं हुई थी। औपचारिक आवेश फॉर्मल चार्ज, यौगिक में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, यौगिक में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस बंद नहीं बनाने वाले इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ, प्लस हाफ बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन। मतलब ये दोनों चीजें प्लस होकर इसमें से माइनस हो जाएंगी। मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा दिया था, जो फॉर्मूला एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे तो केवल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। थर्ड लेक्चर इज टू गुड। अच्छा जी, थर्ड लेक्चर मैं भी देखूंगा फिर तो। औपचारिक आवेश जैसे कि यहां पर मैंने आपसे पूछा कि कहां निकालेंगे, तो पूरे यौगिक पर निकालेंगे। कहां निकालेंगे? पूरे यौगिक पर। कहां निकालेंगे? एक पूरे यौगिक पर नहीं निकालेंगे, अलग अलग परमाणु पर निकालेंगे। कहां निकालेंगे? अलग अलग परमाणु पर निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। ठीक है, सभी परमाणुओं का अपना अलग अलग होता है फॉर्मल चार्ज। ठीक है जी। कोई बात नहीं, लेट हो गए हो तो फर्क नहीं पड़ता, रिवीजन चल रहा है और ढंग से रिवीजन को देख लो। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ये बताया आपको कि एक सीओ है, इस पर फॉर्मल चार्ज बताइए, इस पर एक औपचारिक आवेश बताइए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बंद बनाकर दिया आपको, 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब कोई बच्चा कह रहा था सर कार्बन पर तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन पर तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रहा कार्बन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, कैसे भी करके बना लो, 4 बनाने होते हैं। आपने 5 क्यों बना दिए? यही तो खेल है फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज का यही तो खेल है। अगर 4 ही इलेक्ट्रॉन बना दिए जाएं, ठीक है, 4 ही इलेक्ट्रॉन हो, क्या फर्क पड़ता है? फिर तो जो है वही आएगा, जो है वही आएगा। ठीक है, फिर तो जो है वही आएगा। फिर इसमें फॉर्मल चार्ज जैसा कोई खेल ही नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? फॉर्मल चार्ज जैसा कोई खेल ही नहीं बनेगा इसमें तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर आपको अलग अलग इलेक्ट्रॉन बनाकर दिखाए जाएंगे कि देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो एक बात बताओ, 5 इस पर मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, फॉर्मल चार्ज कितना है? -1। इसका मतलब ये -1 क्या बता रहा है? ये बता रहा है इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो देखो दिखाई दे रहा है ना कि 4 तो खुद के हैं और 1 लिया हुआ है। हो गए ना 5? अरे हो गए ना 5? बात समझ में आ गई? 4 खुद के और 1 ले लिया है तो हो गए ना 5। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? ठीक है, कर देंगे मोटिवेशन, चिंता मत करो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना बताया था। मैंने ट्रिक भी बता दी थी। कैसे बता दी थी? कि फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस संरचना में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आप लगा दोगे तो आपके फटाफट से फॉर्मल चार्ज निकल कर आ जाएगा। इतना ही कर देना, उससे ज्यादा नहीं करना। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि औपचारिक आवेश जो होता है वो हमेशा लुईस डॉट संरचना में ज्ञात किया जाता है। कहां? लुईस डॉट संरचना में ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आ गई जी? अरे हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। चलो पहले मैं आपको ये कंप्लीट करा दूं रिवीजन, उसके बाद आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। ठीक है, इस तरह से मैंने कई और स्ट्रक्चर भी आपको बनवाई थी फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए और आपने सब कुछ निकाल लिया था। फॉर्मल चार्ज हमारा कंप्लीट हो गया था। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मल चार्ज। फिर आ गया था हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स, बंद गुण।
बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? बॉन्ड पैरामीटर होते हैं जो किसी बंध की विभिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, विभिन्न विशेषताओं को, उन्हें हम बंध गुण कहते हैं। अब विभिन्न विशेषताएं क्या हो सकती हैं? विशेषताएं हो सकती हैं जैसे कि बंध लंबाई है, सबसे पहले क्या आ जाती है? बंध लंबाई आ जाती है ना, बॉन्ड लेंथ आ जाती है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, बॉन्ड एनर्जी आ जाती है। बॉन्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको लगता है कि आपने एक बंध बना दिया, मान के चलो आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बंध बना दिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बंध बना दिया, तो बंध तो बंध है भाई। अब बंध में क्या होगा? तो नहीं, बंध में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। इस बंध की लंबाई हो सकती है, अरे हो सकती है, नहीं हो सकती है? कितना लंबा बंध है? इस बंध की ऊर्जा हो सकती है कि इस बंध को बनाने के लिए कितनी ऊर्जा लगी, या इस बंध को तोड़ने में कितनी ऊर्जा लगेगी। ऊर्जा भी हो सकती, नहीं हो सकती है? ठीक है, इस बंध में और क्या हो सकता है? इसका ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, बंध की कोटि हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें यहां पर बंध में होती हैं, उसी को हम कह देते हैं बंध गुण, बॉन्ड पैरामीटर्स कह देते हैं। और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक न एक क्वेश्चन बॉन्ड पैरामीटर से, एक न एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए बनता ही बनता है। तो बॉन्ड पैरामीटर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझ लेना है, ठीक है जी। चलो, तो बंध लंबाई क्या है? बंध लंबाई हम कह देते हैं कि किसी यौगिक में दो परमाणुओं के मध्य की दूरी को बंध लंबाई कह देते हैं, दो परमाणुओं के बीच की दूरी को। जैसे मैंने ये ओजोन बनाया, ओजोन O3 होता है ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो, तो ओजोन होता है, ओजोन O3 होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन बंधे हुए हैं डबल बॉन्ड से, ये दोनों ऑक्सीजन बंधे हुए हैं सिंगल बॉन्ड से। अब अगर मैं कहूं कि इसकी बंध लंबाई क्या होगी, तो बंध लंबाई इन दोनों के बीच के जो बंध की लंबाई है उसे बंध लंबाई कहते हैं। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि इसकी बंध लंबाई और इसकी बंध लंबाई बराबर होगी क्या, तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई बराबर नहीं होती है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। बस यही तो हमें पढ़ना है। फिर मैंने आपको ये घर से रीड करने के दिए दिया था कि आप इसे घर से थोड़ा सा रीड जरूर करके आएंगे। अरे हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप इसे घर से थोड़ा सा रीड करके जरूर आएंगे, ठीक है। चलो, यहां तक तो मैंने करा दी आपकी आज की रिवीजन, ठीक है। अब मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे देता हूं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि कोई भाई साहब कह रहे हैं कि क्लास 10:30 बजे होती थी, अब ये 11 बजे कैसे? ठीक है, तो क्लास का टाइम चेंज कर दिया है, 10:30 से हटा के 11 बजे। कितने कर दिया है? अब ये टाइम कर दिया है 11 बजे, अब ये टाइम कर दिया है 11 बजे, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। दो कारण कौन से? पहला कारण है कि ये साढ़े वाड़े का चक्कर बड़ा गड़बड़ सा हो रहा था, है ना। साढ़े क्या, क्लास राइट फिगर पे होनी चाहिए ना, 9, 10, 11, 12 राइट फिगर पे तो अच्छा लगता है। पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण ये है कि तुम्हारी क्लास से जस्ट पहले मेरी एक क्लास और होती है, तो उस क्लास के लिए टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो अब वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी 11 बजे तक, ठीक है। चलो, तुम्हारी क्लास से पहले एक क्लास और मेरी होती थी, तो उस क्लास के लिए टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो इसीलिए अब तुम्हारा जो क्लास का टाइम है वो 11 बजे के लिए शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है जी। अब तुम चाहे 10:30 बजे पढ़ लो, चाहे 11 बजे पढ़ लो, पढ़ाऊंगा तो मैं ही, और ऐसा ही पढ़ाऊंगा जैसा 10:30 बजे पढ़ा रहा था, तो इसमें तो कोई समस्या आनी नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो सर, स्टूडेंट सामाजिक परंपरा है, क्या हम आपका भी निकनेम निकाल सकते हैं? निकालो भाई, निकालो, क्यों नहीं, बिल्कुल बनाओ, क्यों नहीं। ठीक है, ठीक है। चलो, ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ तुम्हारे का। अब दूसरा और क्या पूछ रहे थे तुम? मैं तो भूल ही गया तुमने क्या। हाँ, अविनाश सर की क्लास नहीं हुई भाई, उनकी क्लास नहीं हुई तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, आप हाँ या ना ऐसे बोले से एनवी सर बोलते हैं। हाँ, एनवी सर, मैं एनवी सर से पढ़ा हूँ भाई, ठीक है। कोटा में था, मैं सर से पढ़ा हूँ, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, वो परम पूजनीय गुरुजी हैं, ठीक है, गजब हैं वो, उनका व्यवहार, ठीक है। चलो, यहां तक बात समझ में आ गई?
हाँ, और दूसरा प्रश्न तुम्हारा ये है, कल नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, कल मेरी क्लास नहीं होगी, मैं आज ही बता जा रहा हूँ। कल की क्लास मेरी नहीं होगी, क्योंकि कल तुम लोगों की अविनाश सर की प्रैक्टिस होगी। कल क्लास नहीं होगी, कल तुम लोगों की अविनाश सर की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये मैं अभी लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कल क्लास नहीं होगी। क्या? कल क्लास नहीं होगी। किसकी? मेरी। किसकी नहीं होगी? मेरी नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? मेरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कल अविनाश सर की प्रैक्टिस क्लास चलेगी, तुम्हारी अविनाश सर की क्लास होगी, कंटिन्यूस लंबी क्लास चलेगी उनकी। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। रख दिया है तो मुझे भी बता देना क्या निकनेम रख दिया भाई तुमने, मैं भी तो सुनूं। चलो ठीक है ना, बात शुरू करते हैं आज फटाफट से। बंद लंबाई के बारे में आपने घर से अच्छा, आप घर से, मैंने आपको ये जो होमवर्क दिया था, तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये बताओ। ये होमवर्क तुम लोगों ने किया है या नहीं किया है? जो रीड करने के लिए मैंने तुमसे कहा था, तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें होमवर्क करना है, और तुम लोगों ने किया है या नहीं किया है, ये बताना जरूर मुझे। ठीक है? नोटिफिकेशन मेरे पास तो परफेक्ट आता है, टाइम से ही आ जाता है, मेरे पास टाइम से आ जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने बंद लंबाई के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट, बंद लंबाई की परिभाषा सुनो ध्यान से। बंद लंबाई की परिभाषा सुनो ध्यान से। जनरली आप कह देते हैं कि दो परमाणुओं के बीच की दूरी। मान के चलो मेरे पास दो परमाणु हैं, एक परमाणु ये है और दूसरा परमाणु ये है। जरूरी नहीं है कि दोनों परमाणुओं का साइज बराबर हो। जरूरी नहीं है कि दोनों परमाणुओं का साइज बराबर हो सकता है, दोनों अलग अलग साइज के परमाणु हैं। एक परमाणु बड़ा है और दूसरा परमाणु छोटा है। एक परमाणु बड़ा है और दूसरा परमाणु छोटा है। इस परमाणु का केंद्र ये है और इस परमाणु का केंद्र ये है। ठीक है जी, ये दो परमाणु हैं और दोनों का केंद्र ये है। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे कहूं बहुत सिंपल वर्ड्स में, बहुत सिंपल ही कहूं, इनकी बंध लंबाई की होगी, दोनों बंधे हुए हैं आपस में, दोनों बंधे हुए आपस में, तो ये अगर मैं आपसे बंध लंबाई इनकी पूछूं तो बहुत सीधी सी बात है, आप क्या कहोगे? ये जो दोनों परमाणु है ना हमारे, ये दोनों परमाणु हैं, इन दोनों परमाणुओं का जो ये केंद्र है, इन दोनों के केंद्रों के बीच की अगर दूरी आप नाप लें, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर आप नाप लें, क्या करें? बीच की दूरी अगर नाप लें, क्या कर लें? बीच की दूरी अगर नाप लें, तो यही हो जाएगी इनकी बॉन्ड लेंथ। यही हो जाएगी इनकी बॉन्ड लेंथ। क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी इनकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी, अब अगर मैं आपको इसके परिभाषा के तौर पर कहूं, अब अगर मैं आपको इसको परिभाषा के तौर पर कहूं, यहां से भी एक आप लाइन बना सकते हो, बना सकते हो, देखो ये हो गई बॉन्ड लेंथ। कोई भी कलर भर दीजिए, मैंने ये कलर भर दिया। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ मैं लिखूं तो लिख सकता हूं, सहसंयोजी बंध से जुड़े, ध्यान से सुनना, सहसंयोजी बंध से जुड़े जुड़े हुए दो परमाणुओं, दो परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी बंध लंबाई कहलाती है। बंध लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है भाई साहब? बंध लंबाई कहलाती है दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, आरश बादशाह, अरे वाह क्या बात है। ठीक है, बंध लंबाई कहलाती है। यहां तक ये बात समझ में आ गई? किसके बीच की दूरी है? ये है केंद्रों के बीच की। किसकी? केंद्रों के बीच की, दो परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी। ये तो हो गई बंध लंबाई। अब यहां पर हमारे दो तरह के परमाणु हो, मतलब दो तरह की बंध लंबाई यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरह की लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम क्यों है भाई? वॉइस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अब चलो, अब यहां पर दो बातें, अब यहां पर दो बातें। पहली बात, A2 प्रकार के अणु के लिए, प्रकार के अणु के लिए, किसके लिए? A2 प्रकार के अणु के लिए। अब ये A2 प्रकार का अणु क्या है? A2 प्रकार का अणु है जैसे कि H2, जैसे कि O2, जैसे कि N2, जैसे कि Cl2, जैसे कि F2। ये सारे क्या है? A2। A2 का मतलब है जिसमें दोनों परमाणु एक जैसे हैं। A2 का मतलब है कि दो बार रिपीट हो गया, कौन सा वाला? के प्रकार के अणु के लिए, सही तो लिखा है। A2 प्रकार के अणु के लिए, बात तो सही है। कहां सही कहां गलत है भाई? प्रकार के अणु के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है? A2 प्रकार के अणु है। ये सब क्या है? ये सब A2 प्रकार के अणु है। A2 प्रकार के अणु का मतलब है जिसमें दोनों परमाणु जिसमें दोनों परमाणु एक जैसे हैं। क्या है? जिसमें दोनों परमाणु एक जैसे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा? जैसे मान के चलो, मैं आपको संरचना बना देता हूं जरा। ये है, और अगर A2 है तो इसका मतलब दूसरा वाला भी वही होगा, है ना। मतलब ये भी A और ये भी A, ये भी A और ये भी A, दोनों A हैं। दोनों A हैं, इसका मतलब अगर मैं इनकी रेडियस बनाऊं तो इस रेडियस को आप क्या लिख दोगे? इस रेडियस को आप RA लिख सकते हो, ठीक है। और मैं इसकी रेडियस बनाऊं, इसकी रेडियस बनाऊं तो इसकी रेडियस को भी आप क्या लिख सकते हो? RA लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, RA लिख सकते हो। मतलब RA तो यहां पर जो टोटल रेडियस बन जाएगी, जो टोटल डिस्टेंस बन जाएगी इनके बीच में, जो टोटल डिस्टेंस बन जाएगी, अगर मैं कहूं यहां से बंध लंबाई आपसे पूछा जाए, यहां से बंध लंबाई आपसे पूछा जाए, बॉन्ड लेंथ आपसे पूछा जाए, बंध लंबाई आपसे पूछे, बॉन्ड लेंथ आपसे पूछे, तो क्या हो जाएगी? आप लिखेंगे RA प्लस RA, और RA प्लस RA क्या हो जाता है? RA प्लस RA हो जाता है 2RA। क्या हो जाता है? RA प्लस RA हो जाता है 2RA। तो यहां से जो बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी वो हो जाएगी 2RA। क्या हो जाएगा? इससे पहले वाली स्लाइड में कुछ लिख गया है, अच्छा ये, ओके, लो, ठीक है, चलो। तो 2RA हो जाएगी। तो यहां से बॉन्ड लेंथ कितनी बन जाएगी तुम लोगों की? मतलब तुम लोगों की नहीं, एटम की है ना। तुम लोगों की क्या बनेगी? तुम्हारी कैसे बॉन्ड लेंथ बन जाएगी? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से कुछ और निकल गया। चलिए, तो ये जो बॉन्ड लेंथ बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? बॉन्ड लेंथ बराबर 2RA बन जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई? ये कंसेप्ट क्लियर है? तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अब आती है, अब आती है यहां से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन की रेडियस ना, हाइड्रोजन की रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। बताओ H2 की बंध लंबाई क्या होगी? H2 की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? तो क्या हो जाएगी H2 की बॉन्ड लेंथ? 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। जैसे NV सर वैसे RM सर, आज से RM बोलेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं AB प्रकार के मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में? AB प्रकार। AB प्रकार के, ओए क्या कर रहा है भाई? के अणु के लिए, AB प्रकार के अणु के लिए। अब AB प्रकार के अणु के लिए कैसे हो सकता है? अब ये AB प्रकार का अणु क्या होगा? AB प्रकार का अणु जिसमें दोनों एटम अलग अलग हैं, ठीक है। लंबाई बंध के परिभाषा में दो बार हो गया था, हाँ वो कर दिया मैंने, सही कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलो फटाफट से, AB,
ए बी प्रकार का क्या हो जाएगा, ए बी प्रकार का जैसे कि मैं आपसे कहूं कि HCl क्या है, ए बी प्रकार का है या नहीं है, अरे हाँ या ना, ठीक। या मैं आपसे कहूं, भाई क्या कर रहा है, मैं आपसे कहूं HF ए बी प्रकार का है, या मैं आपसे कहूं HBr ए बी प्रकार का है, क्या है, HBr ए बी प्रकार का है। जैसे मैं आपसे कहूं CO कार्बन मोनोऑक्साइड ए बी प्रकार का है, जैसे मैं आपसे कहूं NO ए बी प्रकार का है। बात समझ में आ गई। तो ये सब क्या है, ए बी प्रकार के, जिसमें दोनों ही एटम अलग अलग है, HCl HF HBr CO NO, ये सब क्या है, ये सब हैं ए बी प्रकार के मॉलिक्यूल। कैसे हैं, ए बी प्रकार के मॉलिक्यूल है। अगर ये ए बी प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, तो अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाऊं, संरचना बनाऊं, तो सबसे पहली बात तो क्या इन दोनों का साइज एक जैसा मिलेगा, नहीं, साइज एक जैसा नहीं होगा। एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, निश्चित तौर पर। क्योंकि जब दो अलग अलग एटम हैं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि दोनों एटम की साइज बराबर मिल जाए आपको। हाँ, NaCl एक्चुअल में क्या है, कोवेलेंट नहीं होता है, वो आयोनिक होता है, इसीलिए उसे हम लेते नहीं। NaCl है, KCl है, ठीक है। हालांकि एग्जाम्पल में आप समझने के लिए ले सकते हो, समझने के लिए ले सकते हो, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझने के लिए आप ले सकते हो, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर बहुत मस्त लग रहा है जब आप ये बोल रहा एकदम सेम सेम सर, हमेशा बोलिए, ठीक है। चलो, आपका फर्स्ट ईयर है RW, हाँ मेरा फर्स्ट ईयर ही है अभी। HF तत्व होता है भाई, HF तत्व नहीं होता, बदमाश। HF तत्व नहीं होता, HF यौगिक है। कोई समझाओ भाई को। HF यौगिक है और इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या है इसका नाम, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या है इसका नाम, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। यौगिक है ये, तत्व नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब ये दो हैं हमारे पास, थोड़ा साइड में ले चलते हैं ना, जगह घिर गई है। यहाँ आ जाओ भाई तुम, ठीक है। चलो, ये दो यौगिक हैं, मान के चलो ये है तुम्हारा A और ये है तुम्हारा B। क्या है, ये है तुम्हारा B, ठीक है जी। चलो, A की रेडियस है कुछ ये RA और B की रेडियस है कुछ RB। B की रेडियस है कुछ RB। बात समझ में आ गई, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब अगर अब अगर इन दोनों की आप बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करें, तो बॉन्ड लेंथ तो बड़ी सीधी सी बात है भाई, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, यानी इनकी जो बॉन्ड लेंथ बन जाएगी, जो बॉन्ड बंध लंबाई बन जाएगी, बॉन्ड लेंथ बन जाएगी, ये बन जाएगी RA प्लस RB, ठीक है। बॉन्ड लेंथ RA प्लस RB, ठीक है, ये बन जाएगी। लेकिन क्या इसे आप 2RA लिख सकते हो या 2RB लिख सकते हो, 2 तो नहीं लिख सकते आप इसे, आप इसे 2 नहीं लिख सकते, ठीक है जी। आप इसे 2 नहीं लिख सकते हैं। बंध लंबाई और आबंध लंबाई एक ही होती है, बंध लंबाई और आबंध लंबाई एक ही होती है, ठीक है। बंध लंबाई और आबंध लंबाई एक ही होती है, ये रही, ठीक है। बंध लंबाई और आबंध लंबाई का अर्थ एक ही है, आबंध लंबाई, आबंध आबंध लंबाई, बंध लंबाई और आबंध लंबाई, ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही है, बंध लंबाई और आबंध लंबाई का अर्थ एक ही है, ठीक है जी। चलो, साउंड स्लो है, साउंड स्लो है भैया, मुझे तो नहीं लगता साउंड स्लो होना चाहिए। यहां तक बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी आगे, यहां पर क्या बनेंगी, 104 पर देखो तत्व है भाई साहब, बदमाश, क्या करूं तेरा मैं।
104 पर जो लिखा हुआ वो ये है HF, और मैंने जो लिखा है वो ये लिखा है। ध्यान से देख बेटा, क्या लिखा है मैंने, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये वाला लिखा है। मैंने कौन सा लिखा है, मैंने ये वाला लिखा है। 104 पर ये तत्व है, ठीक है। इसका नाम है हैफनियम, इसका नाम है हैफनियम। और मैंने क्या लिखा है, ये अंतर समझ में आया बेटा, अंतर समझ में आया। क्या करूं अब मैं, बता है। चलो, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है और ये हैफनियम है, ठीक है। तो बंद लंबाई Ra प्लस Rb। लेकिन अब यहां पर भी दो बातें आ जाएंगी। दो बातें कैसे, पहली बात, या तो ये दोनों जो तत्व हैं, सॉरी दोनों जो हमारे परमाणु हैं, जो दोनों हमारे एटम है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकताएं हैं, वो लगभग बराबर हों, या फिर दोनों में अंतर हो, ज्यादा बड़ा अंतर हो, तब यहां पर बंद लंबाई का फर्क पड़ेगा, बंद लंबाई यहां पर बदल जाएगी। ठीक, तो पहले तो यहां तक ये बात समझ में आ गई, तो मुझे बता दो फिर इसमें क्या अंतर और होने वाला है और किस वजह से होने वाला है, उसके बारे में बात करता हूं आपसे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, हाँ जी, बताओ फटाफट से बताओ, जल्दी से। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई हो तो मैं पानी पी लूं, नहीं तो समझा के ही पीऊंगा फिर। हम्म। अरे हाँ, 104 पर तो RF होगा, रदरफोर्डियम होगा। हैफनियम करवा दिया मुझसे भी। हैफनियम नहीं होगा, हैफनियम तो डी ब्लॉक में होगा। हम्म। 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 ये तो डी ब्लॉक में होगा, हैफनियम 104 पे नहीं होगा। हैफनियम 72 पे, डी ब्लॉक, ठीक है। लॉरेंशियम लेंथेनम से आगे, ठीक है। माइक और थोड़ा सा पास लो जी, माइक और पास आ गया, ठीक है जी। चलें, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई। अब इसमें भी दो केस बनते हैं, कितने, इसमें भी दो केस बनते हैं। मैं इसमें दो केस बनाने जा रहा हूं। कितने बनाने जा रहा हूं मैं इसमें, इसमें भी मैं दो केस बनाने जा रहा हूं, ठीक है। केस फर्स्ट, पहला केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में ध्यान से सुनिएगा। यदि ए व बी, ए व बी की विद्युत ऋणात्मकताओं, विद्युत ऋणात्मकताओं, विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर अधिक है, अंतर अधिक है, क्या है, विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर अधिक है, ठीक है। चलो, अगर विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर अधिक है तो मैंने कहा जैसे ए की विद्युत ऋणात्मकता आपसे लिखी एक्स ए, और बी की विद्युत ऋणात्मकता आपने लिखी एक्स बी। क्या लिखी, बी की विद्युत ऋणात्मकता लिखी आपने एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी लिखी, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर आप लिखते हैं विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बराबर, ये लिखते हैं आप x
ए माइनस एक्स बी या एक्स बी माइनस एक्स ए, मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर। ठीक है, तो मैं इसे डिफरेंस लिख देता हूं। ये अभी मैंने माइनस लिखा है, लेकिन माइनस ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, यहां लिखते हैं डिफरेंस। क्या लिखते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है कि जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो। हाँ, मेरा फ्री में ट्रीटमेंट कर देना, धन्यवाद। ठीक है, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो, ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम इसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? यहां तक बात समझ में आई? ये बताओ फटाफट से, क्या यहां तक बात समझ में आई? बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आई? यहां तक ये पॉइंट समझ में आया, एक्स से डिफरेंस एक्स बी। चलो, तो अब मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा बॉन्ड लेंथ का, यहां नहीं, मैं यही लिखूंगा, आगे लिखूंगा। यहां जो फॉर्मूला बनेगा बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ बराबर, इस कंडीशन में बहुत ध्यान से सुनना, बॉन्ड लेंथ बराबर आप लिखेंगे आर ए, आप लिखेंगे आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 ब्रैकेट में एक्स ए डिफरेंस एक्स बी। ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले को हम शूमाकर स्टीवेंसन सूत्र कह देते हैं। क्या कह देते हैं इस सूत्र को? शूमाकर स्टीवेंसन सूत्र कहते हैं, शूमाकर स्टीवेंसन सूत्र कह देते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है शूमाकर स्टीवेंसन सूत्र। शूमाकर स्टीवेंसन सूत्र। ठीक है, ये शूमाकर और स्टीवेंसन ने दिया था, दो लोगों ने मिलकर, इसीलिए से शूमाकर स्टीवेंसन सूत्र कह देते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे यूज करना है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, शूमाकर स्टीवेंसन सूत्र हम इसे कह देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। ये याद रखना है आपको कि 0.09 इंटू एक्स ए डिफरेंस एक्स बी, जो ज्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा दो। और अरे नहीं, बहुत आसान है नाम, शूमाकर स्टीवेंसन कोई बहुत बड़ा नाम थोड़ी है, खतरनाक नाम थोड़ा ही है। शूमाकर स्टीवेंसन कितना आसान नाम है, मैंने एक बार पढ़ा था, उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने केवल एक बार पढ़ा था, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात क्या आती है? यदि केस सेकंड, क्या आता है? केस सेकंड। अब आता है हमारा केस सेकंड, केस सेकंड। केस सेकंड क्या कह रहा है? केस सेकंड कह रहा है यदि, यदि ए व बी की, ए व बी की विद्युत ऋणात्मकताओं में, विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम है, बहुत कम है। विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम है, क्या है? विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम है, बहुत कम अंतर ले रहे हैं हम। अब देखो, अंतर अगर बहुत कम है तो तुम्हें फॉर्मूला अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? एक बात बताओ, जब इन दोनों में अंतर बहुत कम होगा तो ये वैल्यू बहुत कम आएगी, अरे हाँ या ना? ये वैल्यू बहुत कम आएगी, और जब ये वैल्यू बहुत कम आएगी तो बहुत कम का बहुत कम से मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत कम का बहुत कम से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बहुत कम का बहुत कम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा का पूरा बहुत कम बन जाएगा। तो इस बहुत कम को हटा सकते हैं ना? अरे हाँ या ना? इस बहुत कम को हटा सकते हैं, और ये बहुत कम हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? आर ए प्लस आर बी बचेगा। ये कहानी समझ में आई या नहीं? ये कहानी समझ में आई? ठीक है,
मतलब यहां पर भी मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं आपसे लिख सकता हूं कि ए की विद्युत ऋणात्मकता एक्स ए, बी की विद्युत ऋणात्मकता एक्स बी, विद्युत ऋणात्मकताओं अंतर, विद्युत ऋणात्मकताओं, विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर, क्या लिखा आपने, आपने लिखा एक्स ए डिफरेंस, आपने लिखा एक्स ए डिफरेंस एक्स बी, और ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, और जब ये बहुत कम है इस बार यहां पर, तो इस शुमाकर स्टीवेंशन सूत्र में ही, इस शुमाकर स्टीवेंशन, मान के चलो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये 0.01 आ गई, कितनी आ गई 0.01, तो 0.01 मल्टीप्लाई टू 0.09, कितनी कम वैल्यू हो जाएगी, कितनी कम वैल्यू हो जाएगी। और इतनी कम वैल्यू को, एक बार वॉइस चेक करना, ये बच्चे वॉइस वॉइस क्यों चिल्ला रहे हैं भाई, एक बार सब बच्चे वॉइस को बताओ यस और नो में, क्या वॉइस सही है या नहीं है, सही है तो यस लिखो वाई, और नहीं है तो नो लिखो, फटाफट से लिखो, फटाफट से। ठीक है, यहां पर तो वॉइस एकदम क्लियर है, बढ़िया फर्स्ट क्लास आ रही है। बढ़िया है, सही चल रही है वॉइस, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर किसी के फोन में वॉइस नहीं आ रही है तो एक बार मतलब, है ना, हाँ, देखना बच्चे क्या कह रहे हैं, यस 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 यस। हाँ, अब जिसके फोन में वॉइस सही नहीं आ रही ना, वो एक बार ऊपर से नीचे गिरा के देखो, शायद एक बार आ जाए। ठीक है, चलो, बदमाशी करते रहते हो। ठीक है, चलो, तो जब ये वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम का मल्टीप्लाई बहुत कम से, और बहुत कम का मल्टीप्लाई बहुत कम से होगा तो और कम हो जाएगा, और बहुत कम मान जो है उसे अगर इसमें से घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर यहां पर जो सूत्र बन जाता है वो सिर्फ क्या बन जाता है, फिर हमारी बॉन्ड लेंथ का जो सूत्र बन जाता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का जो सूत्र बन जाता है, ये बन जाता है आर ए प्लस आर बी, क्या बन जाता है, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी बन जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। चलो फटाफट से बताओ, क्या सभी बच्चों को ये कहानी समझ में आ गई है, ऑल ऑफ यू, क्या ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं। रामसर अंडरवर्ल्ड में जाकर यारा के नाम का, अरे, जो छोड़ दिया है उसे क्यों याद दिला रहे हो। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो ये बात हुई हमारी बॉन्ड लेंथ के बारे में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में। किसके बारे में, मल्टीपल बॉन्ड्स, अगला टॉपिक है हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब आप कह सकते हैं द्विबंध व, ऐसे हिंदी में एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध, एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध की बंध लंबाई, बंध लंबाई में अंतर, बंध लंबाई में अंतर, एकल बंध,
द्विबंध, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बंध लंबाई में अंतर। इन्हें आप मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं आप? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, इन सब को कलेक्टिवली आप मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अगर मैं इनके बारे में कंपैरिजन करूं, ठीक है, अगर मैं इनके बारे में कंपैरिजन करूं, मल्टीपल बॉन्ड्स में कंपैरिजन करूं, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा जो लंबाई होती है वो एकल बंध की होती है। किसकी होती है? सबसे ज्यादा लंबाई होती है वो एकल बंध की होती है। एकल बंध से कम हो जाती है द्विबंध की। क्या हो जाती है? द्विबंध की। और सबसे कम जो लंबाई होती है वो त्रिबंध की होती है। किसकी होती है? त्रिबंध की, ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी मिलेगी आपको? एकल बंध। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये है हमारा सिंगल बॉन्ड, ये है हमारा डबल बॉन्ड, और ये है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ये है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कहानी समझ में आ गई? तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की थोड़ी कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है। हाँ, सर से बात होती है मेरी कपिल, सर से बात होती है मेरी। आप बताइए, आपको सर से क्या जो है कहलवाना है, या क्या आपको उनसे मैसेज पहुंचवाना है? मेरी सर से बात होती है रेगुलरली। आपकी क्लास का टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसे लगता है कि मेरी क्लास बहुत जल्दी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता, फुर्र हो जाती है। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड की उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी कम। तो यहाँ पर अगर मैं एक कंपेरिजन आपके सामने पूछूँ आपसे, एक कंपेरिजन आपसे पूछूँ, जैसे कि सिंपली आप मिथेन इथेन मिथेन सॉरी मिथेन इथीन प्रोपेन बनाते हैं, तो मैंने आपके लिए बना दिया कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मैंने आपके लिए बना दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और मैंने आपके लिए बना दिया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो इसमें आपसे कंपैरिजन पूछे किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो ये बड़ा आसान सा है। सबसे ज़्यादा ये लंबाई होगी, उससे कम ये, और सबसे कम हमारी ट्रिपल बॉन्ड वाली, सबसे कम हमारी ट्रिपल बॉन्ड वाली लंबाई होगी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको? सबसे कम हमारी ट्रिपल बॉन्ड वाली लंबाई होगी। ठीक, यहाँ तक बताइए, क्या यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आई अच्छे से, बढ़िया तरीके से? 5 मिनट मोटिवेशन, हाँ बिल्कुल 5 मिनट मोटिवेशन दे देंगे, चिंता मत करो। फिजिक्स का टाइम नहीं जाता जल्दी, चला जाएगा। फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। एनवी सर फिजिक्स और मोटिवेशन के फेवरेट, और फिर आप हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपने बहुत महान व्यक्ति के साथ मेरा नाम लिया है। मैं कभी कंपैरिजन नहीं कर सकता अपना उनके साथ, कभी नहीं। मेरी नीट की जर्नी मैं किसी दिन तसल्ली से ही बताऊंगा आपको, क्या रही थी, कैसे रही थी। ठीक है, चलो ठीक है। अब तुम 5 मिनट के लिए जो सुनना चाहते हो वो सुन लो। मोटिवेशन के बारे में तुम बात कर रहे हो, ठीक है, मैं बोल देता हूँ आपको। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आपको। हुआ ये कि एक बार एक मूर्तिकार जो था वो एक रास्ते से जा रहा था। जब मूर्तिकार रास्ते से जा रहा था तो उसने रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ देखा। एक पत्थर था, ऐसा पत्थर होता है ना, ऐसा ऐसा एक पत्थर रास्ते पे पड़ा हुआ था। मूर्तिकार तो मूर्तिकार है, उसे लगा कि पत्थर है तो कुछ ना कुछ इसका अच्छा बनाया जा सकता है। मूर्तिकार के दिमाग में उसकी जो कलाकारी थी, उसका जो टैलेंट था, है ना, उसकी जो कह सकते हो गुण था, वो जागा। और उसने क्या किया, छेनी अपनी निकाली अपने बैग में से, छेनी हथौड़ा लिया और पत्थर को
खोंटने लग गया, खोंट कर उसकी मूर्ति बनाने लग गया। अब छेनी हथौड़े जब लगे तो ये पत्थर जो है कराह उठा, दर्द होने लगा इसे पत्थर को। बोला अरे ये तो परेशान कर रहा है मुझे। उसने मूर्तिकार को झड़क दिया, बोले जाओ यहाँ से, क्या कर रहा है मुझे, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। तो मूर्तिकार ने उसे समझाया, बोला कि मैं तुम्हें एक मूर्ति बनाना चाह रहा हूँ, तुम्हारा सुंदर आकार बन जाएगा, तुम्हारी सुंदर आकृति बन जाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा। तो मूर्तिकार बोला, पत्थर बोला अरे क्यों, मुझे जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है, मैं बहुत बढ़िया पड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे आराम करने दो, रेस्ट करने दो, मुझे मुझे जरूरत नहीं है, काम अगर जबरदस्ती मुझे जो परेशान करने चले आओ यहाँ पे, जाओ यहाँ से। मूर्तिकार ने ठीक है भाई कोई बात नहीं, ऐसे ही पड़ा रहा। मूर्तिकार आगे बढ़ता है, आगे बढ़ा तो फिर उसे दोबारा आगे गया तो और एक और पत्थर दिखाई दिया उसे, रास्ते पर आगे उसे एक और पत्थर दिखाई दिया, ऐसे एक और पत्थर पड़ा हुआ था रास्ते पर। मूर्तिकार ने उस पत्थर को देखा, उसने कहा ये भी अच्छा है पत्थर, इससे भी अच्छी मूर्ति बनाई जा सकती है। मूर्तिकार ने इस पत्थर को भी छेनी हथौड़े से खोंटना शुरू किया। इस पत्थर को दर्द हुआ तो इसने मूर्तिकार से विरोध किया, भाई मुझे दर्द हो रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तो मूर्तिकार बोला कि मैं तुम्हें एक सुंदर मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक सुंदर मूर्ति बन जाएगी, तुम्हारा अच्छा रहेगा, तुम अच्छे दिखोगे, अच्छे लगोगे, बढ़िया सुंदर। तो बोला अच्छा मैं अच्छा लगूंगा। बोले हाँ थोड़ा दर्द होगा लेकिन तुम्हारे अच्छे भी लगोगे और तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम्हारी जो है कह सकते हो कि जो भी तुम्हारी मूल्य है तुम्हारा वो बढ़ जाएगा। तो ये बोला ठीक है कर दो, कोई बात नहीं, सह लेते हैं। तो मूर्तिकार इस पर छेनी हथौड़े चलाता गया और ये पत्थर सहता गया। अब सोचो छेनी हथौड़े चल रहे होंगे तो पत्थर को दर्द कितना हो रहा होगा, लेकिन सहता गया सहता गया सहता गया। एक दिन ऐसा आया, ये पत्थर जो था ये बहुत ही सुंदर मूर्ति में परिवर्तित हो गया, बहुत ही सुंदर मूर्ति में परिवर्तित हो गया। मूर्तिकार के पास अपना जो है टैलेंट था, अपना उसके पास एक गुण था जिसकी सहायता से उसने से एक बहुत ही सुंदर, ठीक है, मूर्ति में परिवर्तित कर दिया इसे। ठीक है, एक बहुत सुंदर मूर्ति उसने इसकी बना दी। अब जब इसकी बहुत सुंदर मूर्ति बन गई तो मैं उतनी सुंदर तो नहीं बना सकता यहाँ पे क्योंकि मुझे नहीं बनानी आती वो, ठीक है। तो बहुत सुंदर मूर्ति इसकी बन गई। तो वहां जो लोग थे आसपास के गांव वाले, उन्होंने देखा अरे इतनी सुंदर मूर्ति, उन्होंने मूर्ति उठाई और ले जाकर मंदिर में स्थापित कर दी। मंदिर में स्थापित की, प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे जितने भी नियम होते उसके अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की गई और इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करके इसके ऊपर फूल माला और जो भी होता है वो सब चढ़ाया गया। ये मूर्ति जो थी ये भगवान बन गई। ये जो पत्थर था, जो पत्थर रास्ते पड़ा हुआ था, भगवान बन गया, मंदिर में जाके स्थापित हो गया। इसके सामने फूल चढ़ाए जा रहे हैं, इसकी पूजा की जा रही है, इसके सामने हाथ जोड़े जा रहे हैं, मतलब इसका जीवन ही बदल गया, एक पत्थर से भगवान बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी सुनो। आगे हुआ ऐसे कि जब मंदिर में लोग आते हैं तो नारियल तोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है, क्या लगती है, नारियल तोड़ने की जरूरत पड़ती है। अब नारियल तोड़ने की जरूरत पड़ती है तो बाहर गए, रास्ते पर देखा, उन्होंने कहा अरे ये बड़ा बढ़िया पत्थर है, उठाओ इसे। इस पत्थर को यहां से उठाया और उस मूर्ति के सामने मंदिर में बीचों बीच लगा दे, बोले इसमें नारियल तोड़ेंगे। अब जो भी आता सबसे पहले उसके ऊपर नारियल तोड़ता, नारियल तोड़ता इसके ऊपर और इसे दर्द होता नारियल से। समझ गए, ये कहानी तुम लोगों की है। ये मूर्ति, ये पत्थर, ये तो सब काल्पनिक है, वास्तविकता तुम लोग हो। तुम लोग अभी पत्थर हो, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे टीचर तुम्हें मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उस मूर्ति बनाने के प्रयास में तुम्हारे ऊपर चोटें लग रही हैं, तुम्हें दर्द हो रहा है, कठिनताएं आ रही हैं, संघर्ष लग रहा है तुम्हें। और अगर संघर्ष को तुमने, है ना, मना कर दिया कि नहीं हम नहीं कर सकते बर्दाश्त, ये संघर्ष हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो तुम ये पत्थर ही बने रह जाओगे और जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर नारियल फोड़े जाएंगे, जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर नारियल फोड़े जाएंगे। सोच लेना, मैं देख रहा हूं मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिन्हें समय पर संघर्ष करना चाहिए था अपनी एजुकेशन के लिए, अपने करियर के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लाइफ है, मजे करो, ये सोचते थे, पेरेंट्स के पैसे हैं, अभी तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी हमारी, करो, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन जब समय गुजर गया, जब उन्हें स्वयं में ये लगा कि हाँ अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो अब वो कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे। अब उनके सर पे नारियल फूट रहे हैं, अब उनके रोज सर पे नारियल फूट रहे हैं। समझ गए। तब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें अब कुछ समय का, कुछ साल का संघर्ष झेलकर, कठिनता झेलकर, चोटें झेलकर
ये इस तरह की अपने जीवन को मूर्ति बना लेना है, स्वयं को मूर्ति बना लेना है कि सब तुम्हारे आगे आकर कहें कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हारी वैल्यू बने, तुम अनमोल बन जाओ। ठीक है। और या फिर अब इस संघर्ष को तुम मना कर दो कि हम नहीं कर सकते भाई, हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर देख लेना आज से आगे आने वाले 5-10 साल बाद तुम्हारे सिर पे नारियल ही फोड़े जा रहे होंगे, और ऐसे फोड़े जा रहे होंगे फिर नहीं झेलेंगे। समझ गए? अब ये तय करना है कि मूर्ति बन के, है ना, जीवन बहुत अच्छा गुजारना है, या पत्थर बन के सर पे नारियल फुड़वाने हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी कहानी थी। ठीक है। कहानी के ये सभी पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन तुम जो हो ये वास्तविकता हो। ये तो काल्पनिक है। अभी एक बच्चा कह रहा था सर मूर्ति में जान कहां से आ गई? हाँ, मूर्ति में जान नहीं आ गई भाई, ये तो काल्पनिक है। काल्पनिक है, ये तो भावनात्मक है कि हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंदिर में बिठा देते हैं, उसमें प्राण डाल देते हैं। ये हमारी एक आस्था है जो चली आ रही है। बात सही है। ठीक है। लेकिन मैं अगर तुम्हें ये समझाऊं तो ठीक है, तुम्हारी एजुकेशन के लिहाज से ये तुम काल्पनिक ही कहोगे, है ना, कैसा कैसे हो सकता है। ठीक है। लेकिन इस काल्पनिकता में तुम सच्चाई हो, इस काल्पनिकता में तुम रियल हीरो हो, इस काल्पनिकता में तुम हो। अब बनना तुम्हें है मूर्ति या पत्थर बन के रहना है, ये तुम्हें तय करना है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहो, रुकना नहीं है जब तक लक्ष्य को नहीं पा जाओगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।